हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खाटू फिजिकल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे संतुलित भोजन कब खाएं और कितना खाएं। भोजन मानव शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जलवायु और लोगों की भोजन सामग्री भी अलग अलग होती है, परंतु भोजन को कितनी मात्रा में खाना है ये सब सेम ही होता है। और जैसे आपने देखा होगा, गर्भवती महिलाओं को कितना खाना है, एक छोटे बच्चे को कितना खाना है, एक शिशु को कितना खाना है, एक कार्य करने वाले व्यक्ति को कितना खाना है, एक बुजुर्ग व्यक्ति को कितना खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, ये सब सेम ही होता है। आदि बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो यह कि मानव शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। कभी बीमारियां आती हैं, कभी चली जाती हैं, तो भोजन को कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दूसरा, भोजन हमारी दूसरी आवश्यकता होती है। मानव शरीर हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकता। आराम और नींद तीसरी आवश्यकता होती है और व्यायाम चौथी आवश्यकता होती है। शास्त्रों के अनुसार जो मानव शरीर है वो 5 तत्वों से निर्मित होता है। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश तत्व शामिल होते हैं, जिससे मानव शरीर का निर्माण होता है। शरीर के पोषण के लिए इन 5 तत्व का अंश किसी न किसी रूप में हमारे लिए आवश्यक होता है। मानव जो शरीर है एक स्वचालित मशीन की तरह होती है। मानव कुछ ना कुछ करता ही रहता है और जीवन भर वह कुछ ना कुछ करता है। तो एक स्वचालित मशीन की तरह, जिस प्रकार एक मशीन और उसके पुर्जे कार्यशील होते हैं, उसी प्रकार मानव शरीर में जो पुर्जे हैं वो भी कार्यशील होते हैं। कौन कौन से पुर्जे होते हैं मानव शरीर में? जैसे कोशिकाएं हो गई, उत्तक हो गए, ये सब मानव शरीर के पुर्जे हैं। और मानव शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए भी वही तत्व आवश्यक होते हैं। भोजन में कौन सा आवश्यक तत्व होने चाहिए, कौन सा आवश्यक तत्व नहीं होने चाहिए, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब आता है संतुलित भोजन के पोषक तत्व। हमारे भोजन में कई प्रकार के संतुलित तत्व, रासायनिक तत्व होने जरूरी होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए कुछ पोषक तत्वों को खाना अति आवश्यक होता है। जैसे प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है। ये तंतु उत्पादक तत्व होता है। हमारे शरीर में असंख्यक मतलब अनेक कोशिकाएं होती हैं। यह पूरा समूह प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। हार्मोन्स का भी उत्पादन प्रोटीन के अंदर ही होता है। प्रोटीन जो टूटते हैं वो अमीनो अम्ल में टूटते हैं। प्रोटीन का निर्माण 16 अम्लों के द्वारा होता है। प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें होती है? मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस नामक तत्व पाए जाते हैं, आदि तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन इसका मुख्य संघटक होता है। प्रोटीन भोजन के लिए अति आवश्यक भाग या तत्व है। शरीर को रोगों से सुरक्षा करता है। प्रोटीन की कमी से एनीमिया रोग, ब्लड की कमी, वजन, पैरों में सूजन आदि रोग हो जाते हैं तथा किडनी और लीवर की समस्याएं बढ़ जाती हैं। किस किस तत्व से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है? दूध से, अंडे से, गेहूं से, जौ, बाजरा, चना, अनाज, सूखे मेवे, दाल और हरी सब्जियों में प्रोटीन पाया जाता है। शरीर की आवश्यकताओं से अधिक प्रोटीन की मात्रा पहुंच जाने पर शरीर उन्हें वसा यानी चर्बी में बदल देता है। कितनी मात्रा में प्रोटीन खाना चाहिए? अगर वो अधिक हो जाए तो वो किस में बदल जाता है? चर्बी में बदल जाता है, जिससे शरीर में मोटापा बढ़ता है। विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, जल कब खाएं? खनिज और लवण। प्रोटीन के बाद खनिज, लवण मानव शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 65 नंबर पर शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है, लेकिन प्रोटीन के बाद किससे होता है? खनिज और लवण से होता है। मानव शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार के लवण पाए जाते हैं।
किस प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी जरूरी होते हैं। यह भी प्रोटीन की तरह ही खर्च होते हैं। जैसे प्रोटीन खर्च होता है वैसे ही खनिज लवण भी खर्च होते हैं। इसलिए शरीर में इनकी पूर्ति होना जरूरी होता है। खनिज शरीर दरों को संतुलित रखते हैं। वे उन्हें अम्लीय होने देते हैं और ना ही क्षारीय होने देते हैं। जो खनिज लवण होते हैं ना तो उन्हें अम्लीय होने देते हैं ना ही क्षारीय होने देते हैं। खनिज से ब्लड हड्डियों को लाभ मिलता है। लवण में कई प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं। जैसे लोहा हो गया, लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब हम खनिज लवण से मिलते हैं। ये सभी प्रकार के निर्माण में हड्डियों की मजबूती, रक्त की पूर्ति व संचालन, रक्त को साफ करना, मांसपेशी में तंतुओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ये ब्लड की सहायता से ही होता है। प्रतिदिन मनुष्य को 20 से 30 मिलीग्राम लोहे तत्व की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन कितने लोहे तत्व की आवश्यकता होती है? 20 से 30 ग्राम। और खनिज लवण इसमें मुख्य भूमिका में होता है। अब आता है कैल्शियम फास्फोरस। कैल्शियम फास्फोरस ये हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी होता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों और दांतों के लिए। एक क्वेश्चन ये होता है हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। दांतों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। ठीक रखने के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम फास्फोरस। शरीर का 44% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में खर्च होता है। कितना प्रतिशत? 44% जो कैल्शियम हड्डियों और दांतों की सुरक्षा में खर्च होता है। ये नाड़ी व पेशियों को भी सुचारू रूप से मदद करता है। विटामिन डी इसका सहायक होता है। विटामिन डी सहायक होता है हड्डियों के निर्माण के लिए। विटामिन डी सहायक होता है। सेम वही बात आ गई ना, हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम फास्फोरस जरूर होता है। विटामिन डी हड्डियों के निर्माण के लिए वह आवश्यक होता है। इन्हीं की कमी से दांतों और हड्डियों के रोग हो जाते हैं। कैल्शियम मुख्य रूप से दूध और तिल और बादाम में मिलता है। सबसे अधिक कैल्शियम किसमें मिलता है? दूध, तिल, बादाम से मिलता है। तथा फास्फोरस अंडा, मछली, दाल एवं दूध से मिलते हैं। अब आता है लोहा। हमारे शरीर में ब्लड, रक्त संबंधी समस्या कार्यों में लोहा मदद करता है। ब्लड के कार्य में कौन मदद करता है? लोहा मदद करता है। लोहा मुख्यतः हीमोग्लोबिन में रहता है। लोहा किस में रहता है? हीमोग्लोबिन में। लोहे की कमी से ये भी क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। लोहा मुख्यतः ज्वार, बाजरा, मटर, सोयाबीन, आलू, पालक, धनिया आदि तत्वों में पाया जाता है। आयोडीन अभी हमने ऊपर पढ़ा था। आयोडीन किस में मदद करता है? ये कैल्शियम फास्फोरस में मदद करता है। साथ ही शरीर में सबसे ज़्यादा आयोडीन का संचय जो होता है वो थायराइड ग्रंथि में होता है। सबसे अधिक आयोडीन कहाँ संचय होता है? थायराइड ग्रंथि में होता है। यह ग्रंथि थॉरक्सिन क्रिया में भाग लेती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। यह रोग अधिकतर पहाड़ी लोगों को होता है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए भोजन में आयोडीन नमक युक्त लेना पड़ता है। सोडियम क्लोराइड ये साधारण नमक भी कहा जा सकता है। सोडियम क्लोराइड इस शरीर में इसकी मात्रा अन्य लवण से अधिक होती है। ये उत्तक तरल में रहकर उत्तकों की क्रिया को सुचारू करता है। अंगनाशय में बनने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी मदद करता है। अंगनाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक बनता है उसमें भी निर्माण करता है। हमारे भोजन में इसकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए सोडियम क्लोराइड की। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अब आता है पोटेशियम। इसकी कमी से अनिद्रा, कब्ज, घबराहट हो जाती है। पोटेशियम, अनिद्रा, कब्ज, घबराहट ये हमें हरी सब्जियां और संपूर्ण खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। विटामिन भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन होता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होते हैं, मतलब कीड़ा।
विटामिन शरीर में सीधे ना तो शक्ति प्रदान करते हैं और ना ही वृद्धि में सहायक होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। विटामिन्स की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। भोजन में यदि विटामिन की मात्रा प्राप्त नहीं होगी तो अनेक प्रकार से रोग प्रभावित होते हैं। यदि भोजन में विटामिन नहीं हो तो खाद्य पदार्थों का कोई तत्व नहीं रह जाता। विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी हो जाती है, रोग शरीर में लग जाते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है कैरोटीन। ये कैरोटीन किसमें? दूध, अंडा, मक्खन, पनीर, मछली के तेल में पाया जाता है। साग सब्जी, गाजर में सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है, कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लडनेस, आंखों से संबंधित बीमारी, खुजली, दाद व पथरी आदि रोग हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है कॉम्प्लेक्स। इसमें कई विटामिन सम्मिलित होते हैं जो हमारे शरीर में के संचालन में मदद करते हैं। विटामिन B1 थाइमन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमन। इसका प्रभाव जो पड़ता है वो तंत्रिका तंत्र व हृदय पर अधिक होता है विटामिन B1 थाइमन का। इसकी कमी से विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। भूख की कमी व थकान इसी विटामिन की कमी से होती है। विटामिन B1 किससे मिलेगा? दाल, हरी सब्जी, मांस, दूध, अंडा, मूंगफली आदि में पाया जाता है। विटामिन B12 राइबोफ्लाविन ये दूध, सोयाबीन, मछली, दाल व अनाज व दालों में पाया जाता है। राइबोफ्लाविन इसका रासायनिक नाम होता है। ये ऑक्सीडेशन क्रिया में बहुत सहयोगी होता है। इसकी कमी से होंठ फटने और चर्म रोग आदि बीमारी हो जाती हैं। निकोटीन अम्ल और नियासिन बी कॉम्प्लेक्स के सदस्य होते हैं। दूध और अनाज में पाया जाता है। इसका कार्य प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट में चयापचय उसका पाचन करने में सहायता करते हैं। इसकी कमी से प्लेग रोग हो जाता है। फॉलिक अम्ल अनीमिया बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के सदस्य होते हैं। इनका कार्य रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। वे आंतों में बनता है। ये हरी सब्जी, अनाज, मांस, मछली आदि में पाया जाता है। माइक्रोटिक एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। साइनोकोबाल भी बोल देते हैं इसको। मांस व अंडे में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य रेड लाल कोशिकाओं का निर्माण करना होता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक स्कोलिक अम्ल होता है। ये ताज़े फल सब्जियों में पाया जाता है। खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू, टमाटर, आंवला, हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। और टमाटर ये सबसे अधिक पूछे गए हैं। आंवला, नींबू जो मैंने हाईलाइट करे हैं, अमरूद, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब है कि इनकी कमी से स्कर्वी रोग विटामिन सी की जो कमी से होते हैं, निम्नलिखित कार्य होते हैं विटामिन सी के। ये टूटी हड्डियों को जोड़ने में मदद करते हैं। घाव भरने में भी विटामिन सी मदद करता है। दांत व हड्डियों की मजबूती देता है विटामिन सी। ब्लड वाहिनियों की दीवारों को मजबूत करता है। 5 संक्रामक रोगों से भी सुरक्षा करता है। विटामिन ई टोकोफेरोल यह विटामिन अंडे व अंकुरित कपास के तेल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से प्रजनन संबंधित विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इसमें प्रजनन संबंधित बीमारियां हो जाती हैं और गर्भपात व पेचिश की बीमारी भी विटामिन ई रोकथाम के लिए ज़रूरी होती है। विटामिन के बहुत अधिक बार पूछा गया। नेप्थोलिन विटामिन यह मुख्य हरी सब्जी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। पालक, बंद गोभी, गाजर, मटर इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन ई के की कमी से हैमरेज रोग हो जाता है। अब आता है वसा। वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से दुगना ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से दुगना ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी कारण
ठंडे प्रदेशों को निवासियों के आहार में वसा अधिक होती है। वसा जो होते हैं वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, मक्खन, घी, मछली का तेल आदि। वनस्पतियों में मूंगफली, तिल, सरसों, नारियल आदि के तेल, बादाम, अखरोट, काजू से प्राप्त होते हैं। वसा की अगर अत्यधिक मात्रा हो जाती है, दाद, खुजली, चर्म रोग हो जाते हैं। और वसा की ज़्यादा मात्रा भी शरीर के लिए हानिकारक होती है। मोटापे की समस्या भी वसा के कारण होती है। कई प्रकार के घातक रोग भी वसा के कारण हो जाते हैं, जिससे रक्तचाप, दिल की बीमारी। 40 से 45 की आयु में वसायुक्त पदार्थ से भोजन में नहीं लेना चाहिए, कम ही लेना चाहिए। 40 से 45 की उम्र में अधिक वसा नहीं लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को गर्मी व शक्ति प्रदान करते हैं। शरीर की वृद्धि और विकास भी कार्बोहाइड्रेट में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का संगठन होता है। अत्यधिक परिश्रम करने वाले लोगों की इस अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन के तत्व का अनुपात 2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 का होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। शकरा, शुगर, ये मीठे फलों में पाए जाते हैं, जैसे गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर। और जल, ये जल में घुलनशील होते हैं। शुगर क्या होते हैं, जैसे अगर हम चीनी डालेंगे पानी के अंदर तो घुल जाएगा, ये जल में घुलनशील। स्टार्च जो होता है ये आलू, चावल, गेहूं में ज़्यादा मिलता है और जल में घुलनशील नहीं होता है। स्टार्च जल में घुलनशील नहीं होता, शुगर जल में घुलनशील होता है। सेलुलोज ये फल व सब्जियों से प्राप्त होता है, जल में अघुलनशील होता है, मतलब जल में घुलनशील नहीं होता है। हमारे पाचन क्रिया प्रणाली में इन्हीं ग्लूकोज में परिवर्तन करके शरीर में इनकी खपत होती है कार्बोहाइड्रेट की पचाने के लिए। और ये विटामिन बी की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जल, मानव शरीर का 90% हिस्सा जल से निर्मित होता है। मानव शरीर में 75% जल पाया जाता है, ये बोला जाता है, लेकिन 65 से 70% जल होता है। जल ही जीवन है। मानव शरीर को भोजन से पहले प्राथमिकता दी जाती है जल को। इसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। भोजन को पचाने के लिए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमें हमेशा शुद्ध जल का ही सेवन करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। कैलोरीन, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, कैलोरीन प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। कैलोरीन शरीर की शक्ति व मापक इकाई होती है। ये देखो यहीं से क्वेश्चन आया एनसीईआरटी से। व्यक्ति की शारीरिक क्रिया, उम्र, लिंग, जलवायु व अन्य परिस्थितियों के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि हमें संतुलित भोजन में कितनी कैलोरीन लेनी चाहिए और कितनी कैलोरीन नहीं लेनी चाहिए। सामान्य एक दिन में मनुष्य को निम्नलिखित कैलोरीन की आवश्यकता होती है। देखो, 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए 1100 से 1300 कैलोरीन, 5 से 10 वर्ष के लिए 1300 से 1500 कैलोरीन, ये आप देख सकते हो। पोषक तत्व जो होते हैं, कैलोरीन 3000, प्रोटीन 70 ग्राम, वसा 60 ग्राम। सामान्य परिश्रम करने वाले जो डेली वर्क करते हैं, सामान्य लोग परिश्रम करते हैं, उनको कैलोरीन की मात्रा 3000 होती है, प्रोटीन 70 ग्राम होता है, वसा 60 ग्राम होती है। ये इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट 545 ग्राम, कैल्शियम 1 ग्राम, लोहा 30 ग्राम, विटामिन ए 5000, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज पे विटामिन बी 1.5 मिलीग्राम, विटामिन बी 1.5 मिलीग्राम, निकोटिक अम्ल 20 मिलीग्राम, विटामिन सी 100 मिलीग्राम। ये हमारे भोजन में आवश्यक होते हैं। अब भोजन से पूर्व बोलने का मंत्र क्या होता है? जब भी हम खाना खाते हैं तो उससे पहले हम एक मंत्र पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, अदर एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा आपको। अब यह है कि भोजन कब खाएं और कितना खाएं। हम जानते हैं कि शरीर की मूलभूत आवश्यकता भोजन को ही भोजन सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है, पहली आवश्यकता भोजन, लेकिन इसके लिए भी कुछ आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। भोजन कब
कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना होगा। वही भोजन जो हमारे शरीर को स्वस्थ व जीवन के लिए आवश्यक हो। भोजन एक बहुत ही पवित्र कर्म है। श्रेष्ठ भोजन है वह है जो हित भूख, मित भूख व ऋतु भूख, अर्थात जो भोजन हमारे शरीर के हित और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। भोजन से मितव्यता के साथ भोजन को ऋतुओं के परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए और वह श्रेष्ठ भोजन में सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। प्रातःकाल शौचालय फ्रेश वगैरह होकर ही नाश्ता करना चाहिए। कुछ शारीरिक श्रम करने के पश्चात ही दोपहर का भोजन करना चाहिए। आप कोई कार्य कर रहे हो, कहीं वर्क पे जा रहे हो, तो उसका पर्टिकुलर टाइम होता है भोजन करने का, क्योंकि शारीरिक परिश्रम करके ही भोजन करना चाहिए ताकि वो शरीर को लगे। सायंकाल भोजन प्राप्त सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। भोजन हमेशा भूख लगने पर ही करना चाहिए। भूख लगना ही भोजन करने का सही समय होता है। अगर भूख लग रही है तभी भोजन करना चाहिए। 4 घंटे का गैप भी होना चाहिए। ये सब आप देख सकते हो भोजन से पूर्व, ठीक है। सेम चीज़ है। सलाद वगैरह लेना चाहिए, कितना का सात्विक भोजन लेना चाहिए, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 कैलोरी मिलती है, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी मिलती है। ये इम्पोर्टेंट है। काम का प्रकार मतलब बैठे रहने पर प्रति घंटा कैलोरी कितना व्यय होता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। कैटेरियाज इन वेरियस फूड सब्सटेंस, पनीर से कितना मिलता है, आधा ठीक है। मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये देख सकते हो। आए हुए क्वेश्चन है ये सब। आप ये चार्ट आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।